वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 10 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2023 के इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया है। तो ये हैं क्लाउडिया गोल्डिन। अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को वर्ष 2023 के इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से नामांकित किया गया है। और प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वर्ष 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है और आर्थिक विज्ञान में सेवरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो क्लाउडिया गोल्डिन ध्यान रखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हैं। तो क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र में से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला है। तो अब तक जो है केवल और केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली केवल 3 महिलाएं हैं और ये जो है वो तीसरी महिला है। तो अब बात करते हैं कि पहले की 2 महिलाएं कौन है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो 2009 में एलिनोर ऑस्ट्रॉम को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2019 में एस्थर डुफ्लो को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक साइंस में 2009 में एलिनोर ऑस्ट्रॉम को, फिर 2019 में एस्थर डुफ्लो को और जो तीसरी महिला है 2023 में क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 2023 मतलब अगर अब तक की बात किया जाए तो कुल तिरानवे जो है लोगों को 93 लोगों को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और टोटल अब तक 55 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इसमें इकोनॉमिक्स साइंस या ये कहा जाए अर्थशास्त्र विज्ञान के क्षेत्र में। तो तो क्लाउडिया गोल्डिन को लेकर अब तक 93 लोगों को जो है पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है जब से शुरुआत हुई है 1969 से अब तक 2023 तक और टोटल 55 पुरस्कार अब तक दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के चरमपंथी आतंकवादी संगठन हमास, काफी हाईलाइट है और ये न्यूज जो है वो काफी चल रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया है। ठीक है, तो वह आपको बताना कि किस देश से संबंधित है। तो यह है फिलिस्तीन, ऑप्शन बी। तो फिलिस्तीन के चरमपंथी आतंकी संगठन हमास ने गाजा पट्टी, ठीक है, गाजा पट्टी से इजराइल पर बड़े मिसाइल हमले किए हैं जिसमें से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग के हालात पैदा हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस मैप को जो है वो ध्यान से देखिए। इस मैप में आपको मैं दिखाऊंगी कि गाजा पट्टी कहाँ है और वेस्ट बैंक कहाँ है। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा ये पोर्शन आप देख रहे हैं यही है गाजा पट्टी। ठीक है, ये पोर्शन जो है वो गाजा पट्टी है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसको, यहाँ पे कलर हम ग्रीन ले लेते हैं। ये है गाजा पट्टी। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है यहीं से हमास जो आतंकवादी संगठन है वहीं से इसने जो है इजराइल पे अटैक किया है। और यहाँ पे कुछ फिलिस्तीनी रहते हैं और वेस्ट बैंक, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये इसको कहते हैं वेस्ट बैंक, यहाँ पे फिलिस्तीनी रहते हैं। ठीक है, तो गाजा पट्टी से जो है वो अटैक किया गया है कहाँ, इजराइल के ऊपर। ओके, आगे जानते हैं। आगे की इंफॉर्मेशन ये है कि हमास के आतंकियों ने हजारों मिसाइल दागे हैं। लगभग अगर 7 और 8 अक्टूबर की अगर बात किया जाए तो लगभग 5,000 से ज्यादा जो है इन्होंने रॉकेट जो है इजराइल के ऊपर दागे हैं। तो हमास के आतंकियों ने हजारों मिसाइलें दागने के साथ साथ अंदर घुसकर इजराइल के कई सैनिकों और नागरिकों को भी बंधक बना लिया है आज की डेट में। और इस हमले के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जो है वो नाकाम घोषित हो गई है। क्यों? क्योंकि जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की वो मोसाद है जो कि वर्ल्ड फेमस है। लेकिन मोसाद जो इसकी जो खुफिया एजेंसी है उसको भी पता नहीं चलता है कि इस तरह का अटैक जो है वो इजराइल के ऊपर हो सकता है। तो इस हमले के बाद इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद की नाकामी के साथ ही इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक, आयरन डोम जिसको बोला जाता है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। थोड़ी सी और डिटेल जानकारी लेते हैं हमास के बारे में। तो फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास की स्थापना जो है 1980 के दशक में की जाती है और अरबी में हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट।
ठीक है। तो हमास का मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट होता है, और हमास की स्थापना जो है शेख अहमद यासी ने की थी, जिसकी 2004 में इजरायली हमले में मौत हो गई है। और 1990 के दशक से ही हमास ने खुद को एक सैन्य संगठन के तौर पर स्थापित करने का काम किया है। हमास गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है, जैसा कि मैंने ये बताया। ये क्या है? ये है गाजा स्ट्रिप, इसको आप देख सकते हैं इस मैप में। ये है गाजा स्ट्रिप, यहाँ से ऑपरेट करता है और यहाँ पर वह सरकार चलाता है और लोगों की मदद करता है। इसका एक मिलिट्री विंग है जिसका नाम है इजेदीन अल कासम ब्रिगेड। क्या? इजेदीन अल कासम ब्रिगेड। तो ये ब्रिगेड ही इसराइल के ऊपर हमला करने की काम करती है। अब हम बात करेंगे कि हमास और इसराइल के हमलों की क्या क्रोनोलॉजी है, इसको समझते हैं। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है 2008 से। तो 2008 में 23 दिन चले संघर्ष में 14 से 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। ठीक, 14 से 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। फिर 2012 में 8 दिन जो है वो हमास और इजराइल के बीच में जो है वार होता है, और 8 दिन चले इस संघर्ष में 173 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। फिर 2014 का वर्ष आता है जिसमें 50 दिन चले संघर्ष में 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2021 की बात करें, 11 दिन तक संघर्ष चला था जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2022 का ईयर देखें तो 3 दिन चले संघर्ष में कम से कम 44 लोगों की मौत हुई थी। तो ये जो हमास और इजराइल के बीच में जो वार है, ये नई बात नहीं है। ये जो है घटनाएं पहले भी होती आ रही हैं। और इसी क्रम में जो है 7 अक्टूबर को फिर से 7 अक्टूबर 2023 को फिर से हमास ने इजराइल पे अटैक किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी द्विलेन सुरंग सेला सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो आपको बताना है कि सेला सुरंग है कहाँ। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र की ओर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग, अगर आपसे पूछा जाए कि सेला सुरंग कहाँ है, तो सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो सेला सुरंग निर्मित किया गया है, और सेला टनल 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन सुरंग है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन सुरंग कहाँ पे है, तो वो अपने देश अरुणाचल प्रदेश में है। क्या नाम है उसका? तो सेला सुरंग नाम है उसका। ठीक है। चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश में निर्मित इस 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग से सैनिकों को तवांग सेक्टर, ध्यान दीजिएगा, तवांग सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज तक जल पहुंचाने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो लिंक रोड है। ठीक, ये है अप्रोच रोड। ये जो आपको येलो कलर में दिखा है, ये है अप्रोच रोड। ठीक, जिसकी जिसकी लेंथ जो है, अगर हम बात करें ये ट्विन ट्यूब टनल की, तो 1555 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है। सेला टनल पर बर्फबारी का असर नहीं है। हर मौसम में खुला रहेगा रास्ता। ठीक है, ये इसकी खासियत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच यह टनल प्रोजेक्ट निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो अपना देश है भारत। तो भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले भारत 2018, 2021, 2021, 2023 एआईडीबी जीसी के अध्यक्ष के रूप में 2 कार्यकाल पूरा कर चुका है। तो मतलब एक टाइम फेज है 2018-2021, और दूसरा टाइम फेज है 2021-2023। एआईबीडी, जो एआईबीडी है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, तो एआईबीडी यूनेस्को के तत्वाधान में, इसकी कलर चेंज कर लेते हैं, यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। ठीक है। इसका मतलब जो अन्य जो राष्ट्र हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो इनकी इसकी मीटिंग में आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन है।
जिनमें 26 सरकारी सदस्य देश शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक व 44 सहयोगी संगठन करते हैं। इनमें एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्यों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। भारत एआईबीडी के संस्थापक सदस्यों में से एक है और भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती एआईबीडी में भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि निकाय है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये है चितरंजन त्रिपाठी। चितरंजन त्रिपाठी को जो है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए डायरेक्टर, नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को 5 वर्ष बाद पूर्णकालिक निदेशक मिल गया है और अभिनेता और निर्देशक चितरंजन त्रिपाठी को एनएसडी के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है और इस पद को संभालने वाले पहले वह ओडिया मूल के व्यक्ति होंगे। चितरंजन त्रिपाठी ने प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ का स्थान लिया, जो अब तक एनएसडी के अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए थे। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलायंस की जियो मार्ट किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जैसा आप देख ही रहे हैं इनकी तस्वीर, इनको सभी लोग जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारत में सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन अप किया है। धोनी को जियो मार्ट ने अपने त्योहारी अभियान जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया में रीब्रांडिंग के साथ जोड़ा गया है, जिसे 8 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाना है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व डाक दिवस जो है हर साल 9 अक्टूबर को मनाते हैं। कब? 9 अक्टूबर को। तो जो वर्ल्ड पोस्ट डे है, विश्व डाक दिवस, हर साल 9 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस दिन का मकसद लोगों और बिजनेस के लिए हर दिन काम आने वाले डाक विभाग की भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना और सेलिब्रेट करना है। यह दिन वैश्विक, सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक के योगदान को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क है और हर साल 150 से अधिक देश विभिन्न तरीकों से विश्व डाक दिवस मनाते हैं। कुछ देशों में विश्व डाक दिवस को अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी विश्व डाक दिवस के संदर्भ में। अगला प्रश्न ये है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35%, ध्यान दीजिए 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो यह राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक, तो मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35%, ध्यान दीजिए 35% आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है और राज्य में महिलाओं के 35% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवाएं, मतलब महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती की स्थिति में वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को राज्य के सभी पदों पर 35% आरक्षण मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।